हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज। पेपर है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टॉपिक है वित्तीय प्रबंध एक परिचय। सब टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध की सीमाएं। ज्ञान की अन्य शाखाओं की तरह वित्तीय प्रबंध भी सीमाओं से रहित नहीं है। यद्यपि वित्तीय प्रबंध के उद्गम ने प्रबंधकीय निष्पादन में बहुत सुधार किया है, फिर भी इसे अनेक चुनौतियों एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इससे वित्तीय प्रबंध का प्रभाव घट गया है। ऐसी सीमाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, लेखांकन अभिलेखों पर आधारित। वित्तीय प्रबंध में प्रयुक्त अधिकांश सूचनाएं वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन एवं अन्य ऐसे ही अभिलेखों एवं प्रलेखों से ली जाती हैं। वित्तीय प्रबंध में प्रयुक्त वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन, लागत लाभ मात्रा या लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, बजटरी नियंत्रण विश्लेषण जैसी तकनीकी लेखांकन अभिलेखों पर आधारित है। इसलिए इन सूचनाओं के आधार पर लिए गए निर्णय कितने सही होंगे, यह इन सूचनाओं की शुद्धता पर निर्भर करता है। नंबर 2, संबंधित विषयों के ज्ञान का भाव। वित्तीय प्रबंध अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, प्रबंध आदि अन्य विषयों से संबंधित होते हैं। वित्तीय प्रबंध का पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होता है जब वित्तीय प्रबंधक को इन संबंधित सभी विषयों का पर्याप्त ज्ञान होता हो। किंतु आज के इस विशिष्टीकरण के युग में एक व्यक्ति को इतने विषयों का ज्ञान होना बहुत ही कठिन होता है। नंबर 3 है प्रशासन का विकल्प नहीं। वित्तीय प्रबंध संस्था के विभिन्न विभागों की वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन संबंधी पूर्ण विश्लेषित एवं निर्वाचित सूचनाएं उच्च प्रबंधका को प्रस्तुत करता है। वह सर्वोत्तम संभावित विकल्पों का भी सुझाव देता है, किंतु अंतिम निर्णय एवं सुधारात्मक उपाय प्रबंध द्वारा ही किए जाते हैं, न कि वित्तीय प्रबंधक द्वारा। इसलिए वित्तीय प्रबंधक प्रशासन का विकल्प नहीं है। वस्तुनिष्ठता का अभाव। वित्तीय प्रबंध पूर्ण रूपेण व्यक्तिनिष्ठ है। वित्तीय प्रबंधक द्वारा लिए गए निर्णय उनके व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों, विचारों एवं मतों से प्रभावित होते हैं, जो कभी कभी संस्था के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए वित्तीय प्रबंध की सफलता वित्तीय प्रबंध की सूझबूझ, उसके ज्ञान तथा सहयोग लेने की क्षमता पर निर्भर करती है। विकासशील अवस्था। नंबर 5 है विकासशील अवस्था। वित्तीय प्रबंध अभी विकसित नहीं है, विकासशील अवस्था में है। यह अंतिम अवस्था में नहीं पहुंचा है। इसकी परंपराएं अन्य विद्वानों की भांति निश्चित एवं संस्थापित नहीं है। इसलिए एक अनिश्चित विज्ञान होने के कारण इसके परिणाम कुछ सीमा तक प्रबंधकीय उपयोगों हेतु प्रयुक्त समंकों के विवेकपूर्ण निर्वचन पर निर्भर करते हैं। अमितव्य प्रभावी वित्तीय प्रबंध की संस्थापना के लिए विस्तृत संगठन एवं अनेक नियमों एवं उपनियमों की आवश्यकता होती है। इसके लिए भारी विनियोग की आवश्यकता होती है, जो केवल बड़ी संस्थाएं ही वहन कर सकती हैं। इसलिए छोटी संस्थाएं इसको वहन नहीं कर पाती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि यह एक खर्चीली पद्धति होती है। इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर। आधुनिक वित्त प्रबंधक के कार्य एवं दायित्व। आधुनिक वित्त प्रबंधक के कार्य और दायित्व क्या होते हैं, कि कार्य कौन कौन से हैं और दायित्व कौन कौन से हैं। अगर कार्य लागू हैं तो दायित्व भी लागू होते हैं, और दायित्व लागू हैं तो कार्य भी लागू हो जाते हैं। यहाँ पर आधुनिक वित्त प्रबंधक वित्त विभाग का सबसे उच्च अधिकारी होता है। यह पद प्रत्येक कंपनी अथवा निगम में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कभी कभी संचालक मंडल का ही एक सदस्य, जो वित्त विशेषज्ञ होता है, को यह पद सौंप दिया जाता है, जिसे वित्त संचालक, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंसर कहते हैं। अमेरिकन निगमों में इसे उपाध्यक्ष वित्त, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस के नाम से जाना जाता है। भारतीय निगम उपक्रमों में मुख्य वित्तीय नियंत्रक, चीफ फाइनेंस कंट्रोलर अथवा मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंस
ऑफिसर CFO के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य वित्तीय प्रबंधक अथवा मुख्य वित्त नियंत्रक के उत्तरदायित्वों का संबंध व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय नीतियां जो संचालक मंडल द्वारा निर्धारित की जाती हैं की अनुपालना एवं संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति से होता है। व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, देश में विदेशी विनियोजकों का प्रवेश, विभिन्न वित्तीय उपकरणों की उपलब्धता के कारण उदारीकरण के बाद की अवधि में वित्त प्रबंधक का दायित्व और भी अधिक जटिल हो गया है। इस उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए उसे कुछ इस प्रकार से कार्य करने होते हैं, जैसे नंबर 1 है वित्तीय नियोजन एवं पूर्वानुमान। सुदृढ़ वित्तीय पूर्वानुमानों के आधार पर वित्तीय योजना का निर्माण करना वित्त प्रबंध का मुख्य दायित्व होता है। वित्तीय योजनाओं में पूंजी आवश्यकताओं का अनुमान, पूंजी संरचना का निर्माण, भिन्न स्रोतों से पूंजी प्राप्त करना तथा उसका विभिन्न विभागों एवं कार्यों में आवंटन करना है। इसके अतिरिक्त लाभ नियोजन एवं विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय का पूर्वानुमान लगाना भी वित्तीय प्रबंध का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। नंबर 2 है कोषों का प्रबंध। यह वित्तीय प्रबंध का संभवतः प्रारंभिक कार्य है। कोषों के प्रबंध से आशय कोषों की प्रभावी प्राप्ति, आवंटन, उपयोग आदि से है, जिसका विवेचन इस प्रकार से किया जाता है। कोषों की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताया जाता है कि वित्तीय प्रबंध का दूसरा मुख्य दायित्व संस्था के विभिन्न परिचालन क्रियाओं के लिए पर्याप्त कोषों की व्यवस्था करना है। इसके लिए किसी विशेष स्रोत से कोष प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न वैकल्पिक स्रोतों का लागत लाभ विश्लेषण कर लेना चाहिए। इसी लागत के आधार पर अतिरिक्त वित्त पूर्ति का क्षमता अंशधारियों की जोखिम, आय एवं नियंत्रण पर प्रभाव का भी मूल्यांकन कर लेना चाहिए। इसका आगे नंबर 2 में टॉपिक दे रखा है, वो ये है कि कोषों का आवंटन से तात्पर्य यह है कि कोषों का परियोजनाओं एवं सेवाओं पर संस्था की योजनाओं एवं निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार प्रभावी वितरण किस प्रकार से किया जाता है। पूंजी बजटन तकनीकी कोषों के उचित आवंटन में सहायक होती है। कोषों का उपयोग। नंबर 3 है कोषों का उपयोग। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, जो बहुत कुछ सीमा तक कोषों के कुशलतम उपयोग पर निर्भर करता है। इसके लिए विनियोग निर्णय, प्रबंध की नीतियाँ, उचित हानि आयोजन, कुशल कार्यशील पूंजी प्रबंध आदि आवश्यक हैं। अतः वित्त प्रबंधक को रोकड़ अंतर्वाहों एवं बहिर्वाहों पर प्रभावी नियंत्रण भी रखना चाहिए। और मेन टॉपिक है नंबर 3 लाभों का निपटारा। लाभों का निपटारा कैसे किया जाता है? अधिकारियों में, कर्मचारियों में लाभ भागिता और लाभांश के रूप में। तो लाभों का उचित निपटारा भी वित्त प्रबंध का महत्वपूर्ण दायित्व है। आयकर भुगतान के पश्चात शुद्ध लाभों को अंशधारियों में उनके विनियोग पर उचित प्रत्याय देने के लिए लाभांश के रूप में भुगतान किया जाता है अथवा व्यवसाय विस्तार के लिए रोका जा सकता है। अतः वित्त प्रबंधक का कार्य विनियोजकों की आवश्यकताओं एवं अतिरिक्त संपत्तियां प्राप्त करने के लिए प्रतिधारित अर्जनों की आवश्यकता बढ़ाने में संतुलन बनाए रखना है। नंबर 4 है अंशधारियों की संपदा अधिकीकरण। संपदा अधिकीकरण में स्वामियों एवं अंशधारियों के आर्थिक कल्याण का ध्यान रखा जाता है, जो कंपनी के अंशों के बाजार मूल्य में परिवर्तित होता है। इसलिए वित्तीय प्रबंधक को अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि करने के प्रयास करने चाहिए। कंपनी के अंश बाजार मूल्य वर्तमान एवं भावी प्रति अंश अर्जनों तथा लाभांश नीति में प्रभावित होता है। प्रतिवेदन एवं विवेचन वास्तविक निष्पादनों का परिचालन योजनाओं एवं प्रभावों से तुलना करके विचरणों का विश्लेषण करना और इनके वित्तीय प्रभावों के बारे में व्यवसाय
स्वामियों तथा प्रबंध के सभी स्तरों पर सूचित करना भी वित्तीय प्रबंधक का दायित्व है। पेशेवर सलाह। वित्तीय प्रबंधक मुख्य वित्तीय अवधारणाओं को समझने एवं लागू करने से विशेषज्ञ होता है, इसलिए वह प्रभावी वित्तीय सूचना एवं पेशेवर सलाह के लिए उत्तरदायी होता है। यह प्रबंधक को निर्णय में सहायक होती है। नंबर 7 है वैधानिक दायित्व। वित्तीय प्रबंधक का कार्य संस्था के वैधानिक दायित्वों की पूर्ति करना भी है। संस्था की नीतियों अनेक कानूनों, कर, निगमों एवं अधिनियमों से प्रभावित होती है। कुशल वित्तीय प्रबंधक एक सुदृढ़ वैधानिक ढांचा विकसित करके इसमें सहयोग करता है। अन्य दायित्व है जैसे वित्तीय प्रबंधक के उपरोक्त वर्णित कार्यों के अलावा भी कुछ अनेक कार्य हैं, जैसे विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, स्थायी एवं चालू सभी प्रकार की संपत्तियों का प्रबंधन करना, कर प्रशासन तैयार करना, शाखा नीति का निर्धारण करना, समस्त अनुबंधों एवं पट्टों का रिकॉर्ड रखना आदि कई कार्य होते हैं। इसके आगे सब पॉइंट आता है चेंजिंग रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मुख्य वित्तीय अधिकारी की प्रवृत्ति, भूमिका एवं दायित्व। परंपरागत रूप से मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO का प्राथमिक कार्य वित्त था, जिसमें उसका दायित्व यह सुनिश्चित करता था कि वित्तीय दृष्टि से कंपनी सुदृढ़ है तथा वह अपने दायित्वों का भुगतान किसी भी समय कर सकती है। दूसरे शब्दों में मुख्य वित्तीय अधिकारी पुस्तकों का संरक्षक था। उसका उत्तरदायित्व लेखांकन एवं वैधानिक अंकेक्षण, संसाधन संग्रहण तथा बजट एवं दीर्घकालीन नियोजन तक सीमित था, किंतु गत कुछ वर्षों में संगणना तकनीक एवं दूरसंचार में बहुत अधिक वृद्धि, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, व्यवसाय का वैश्वीकरण, सूचना तकनीकी सेवाओं की वैश्विक मांग, निगमीय सुशासन, गुणवत्ता आधारित प्रतिस्पर्धा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में एनरॉल, ग्लोबल क्रॉसिंग, टास्को, वर्ल्डकॉम जैसे निगमीय घोटालों ने मुख्य वित्तीय अधिकारी की भूमिका एवं दायित्वों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज के मुख्य वित्तीय अधिकारों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें जैसे निगमीय लक्ष्य, वित्तीय प्रक्षेपण, वित्तीय विवरणों का पुनरावलोकन, संचार प्रबंधन, निगमीय प्रशासन, संविलियन एवं अधिग्रहण पहल तथा जोखिम प्रबंध आदि कुछ प्रमुख होते हैं। तो इसमें नंबर 1 है, फर्स्ट है, उसका नाम है निगमीय लक्ष्य। उसके जो टारगेट है, उसकी उत्तरदायित्व और भूमिका क्या है कि निगमीय लक्ष्य, कॉर्पोरेट गोल्स, बजट प्रक्षेपणों में कंपनी के लक्ष्य, आवश्यक संसाधनों तथा उनसे मिलने वाले लाभों के संदर्भ में दर्शाए जाते हैं। मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी के लक्ष्यों को जाने बिना बजट नहीं बना सकता है, अतः उसे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि निगमीय एवं विभागीय लक्ष्यों की उपलब्धि का माप करने के लिए उचित पद्धतियाँ हैं। वित्तीय प्रक्षेपण, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। वित्तीय प्रक्षेपण यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार कंपनी भविष्य के स्वप्नों का क्रियान्वयन करेगी। ये आंतरिक रूप से वैकल्पिक सुगमताओं का मूल्यांकन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी भावी योजनाओं को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। मुख्य वित्त अधिकारी को कंपनी के परिचालन हेतु बजट आधार मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, जो कंपनी के दीर्घकालीन योजनाओं को सम्मिलित करते हुए पंचवर्षीय प्रक्षेपण तैयार करने चाहिए। वित्तीय विवरणों का पुनरावलोकन 3 नंबर है।
रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का वित्तीय विवरण खुर्दबीन होता है जो कंपनी के स्वास्थ्य को फोकस करता है। मुख्य वित्तीय अधिकारी का कार्य इन उपकरणों के मुख्य परंपरा तथा उपयोगिता के बारे में आश्वस्त होती है। उसका दायित्व इसके आंकड़ों की शुरुआत की गारंटी देना, विवरणों के तुरंत एवं निगमित सुपुर्दगी, विवरणों की सार्थकता सुनिश्चित करना तथा दूसरों को यह दिखाना कि उसका उपयोग कैसे हो सकता है। संसाधन प्रबंधन नंबर 4 है संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। यहाँ पर रोकड़ प्रवाह प्रत्येक कंपनी का जीवन रखता है। मुख्य अधिकारी के लिए रोकड़ कंपनी का प्रबंध मुख्य अधिकारी के लिए रोकड़ के अधिकतम संभावित स्रोतों का निर्धारण करके उनसे आहरित करने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। रोकड़ संवर्गों कैश बूस्टर्स में लाभप्रद बिक्री, बैंक क्रेडिट कार्ड्स, विनियोजक, विक्रेता, ग्राहक तथा कर्मचारी आदि आते हैं, जिनमें इस वर्ष इनमें ग्राहक एवं विक्रेता, कस्टमर एंड वेंडर्स रोकड़ प्रवाह की सीमाएं निर्धारित करते हैं। इसलिए मुख्य वित्तीय अधिकारी को उनके अनुबंधों का गहनता से पुनरावलोकन करना चाहिए। मानव संसाधन प्रबंधन, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, रोकड़ प्रवाह प्रत्येक कंपनी का जीवन रखता है। मुख्य अधिकारी के रोकड़ के अधिकतम संभावित स्रोतों का निर्धारण करके उनसे आहरित करने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। रोकड़ उर्वरकों कैश बूस्टर्स में लाभप्रद बिक्री, बैंक क्रेडिट कार्ड्स, विनियोजक, विक्रेता, ग्राहक, कर्मचारी आदि आते हैं। इनमें ग्राहक एवं विक्रेता, कस्टमर्स एंड वेंडर्स रोकड़ प्रवाह की सीमाएं निर्धारित करते हैं आदि। निगमीय सुशासन, निगमीय सुशासन की भावनानुरूप कंपनी के सुदृढ़ प्रबंध की निश्चितता हेतु कंपनी द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों एवं व्यवहारों को वर्णित करता है। यह कंपनी के प्रबंध हेतु संचालन मंडल एवं प्रबंधक के मध्य संबंध को परिभाषित करता है, ताकि अंशधारियों की संपदा की सुरक्षा एवं वृद्धि हो सके तथा कंपनी के सभी पक्षकारों के प्रति दायित्वों की पूर्ति हो सके। अतः मुख्य वित्तीय अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी निगमीय सुशासन के उच्च मापदंडों का पालन करती है तथा इसके विभिन्न प्रणधारियों तथा नियामकों द्वारा आदर दिया जाता है। संविलियन एवं अधिग्रहण M&A इनिशियलाइज, इन उपकरणों से नई उत्पाद पंक्तियों का सफलतापूर्वक प्रारंभ, विद्यमान उत्पादों का वर्तमान तथा अथवा नए बाजारों प्रवेश अथवा आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों अथवा अन्य पक्षकारों से संबंध आदि सम्मिलित हैं। मुख्य वित्तीय अधिकारी का दायित्व इन पहलुओं की अभिकल्पना, क्रियान्वित, लाभप्रद आगम, वृद्धि तथा सृजनशीलता माना जाता है। जोखिम प्रबंधक, रिस्क मैनेजमेंट, मुख्य प्रबंध अधिकारी, मुख्य वित्तीय प्रबंध अधिकारी का सभी प्रकार की जोखिम एवं बाह्य आंतरिक जानकारी होना आवश्यक है। आधुनिक व्यवसाय की जटिलताओं के फलस्वरूप जोखिम प्रबंधन के विभिन्न उपकरणों का विकास हुआ है। उसके लिए जोखिम प्रबंधन के उपलब्ध सभी उपकरणों की जानकारी एवं मूल्यांकन करना तथा कंपनी की जोखिमों को कम करने के लिए उन्हें लागू करना आदि अनेक कार्य उत्तरदायित्व होते हैं। तो इस प्रकार से एक जो वित्तीय अधिकारी होता है उसको अपने बिजनेस में, अपने
प्रबंधकीय कार्य के अंदर बहुत ही अधिक उत्तरदायित्व वैधानिक और अवैधानिक प्रशासनिक सभी प्रकार के होते हैं, जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होता है या आवश्यक होता है।